स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने साहित्य टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को ही आगे बढ़ाया था। आज की इस वीडियो में भी हम साहित्य से रिलेटेड प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि ये हमारा बहुत एक ही बड़ा टॉपिक है और आर्ट एंड कल्चर का लास्ट टॉपिक भी है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। निम्न में से कौन सी रचना कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? ऑप्शन है आपके पास, पहला सुरजन चरित्र, दूसरा वीरम देव सोनगरारी बात, तीसरा पद्मावत और चौथा एकलिंग महात्म्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, वीरम देव सोनगरारी बात जो है वह आपके कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के संबंधों की हमें जानकारी देती है, जिसे पद्मनाभ ने लिखा था। अगला प्रश्न है, हमीरायण के रचयिता हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला पद्मनाभ, दूसरा जयानक, तीसरा चंद्रबरदाई और चौथा नरपति आल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। हमीरायण के जो रचयिता हैं वे हैं आपके पद्मनाभ, जो कि जालौर के भीममाल से संबंधित हैं, जिन्होंने कान्हड़ देव प्रबंध लिखी। इसके अलावा उन्होंने वीरम देव सोनगरारी बात और हमीरायण लिखे हैं। अगला प्रश्न है, जयसिंह सूरी लेखक थे? ऑप्शन है आपके पास, पहले हमीर मर्दन के, दूसरा हमीर महाकाव्य के, तीसरा हमीर हट के और तीसरा हमीर रासो के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। जयसिंह सूरी ने लिखा था हमीर मर्दन। यदि आप इसकी बात करें तो इसमें क्या है, तो देखिए इसमें जैत्र सिंह और इल्तुतमिश जो है उन बीच में जो युद्ध हुआ था, भूताला का युद्ध, उसका वर्णन किया, जिसमें जैत्र सिंह जो है वे विजयी रहे थे और जो आपका इल्तुतमिश था वह हार गया था। तो उसके लिए उन्होंने लिखा था हमीर मर्दन की हमीर का जो घमंड था, मद था, उसका यहाँ पर मर्दन कर दिया गया, उसे तोड़ दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर भी यदि हम चर्चा करें, जयसिंह सूरी द्वारा रचित हमीर मर्दन में जैत्र सिंह एवं इल्तुतमिश के मध्य हुए भूताला का युद्ध उदयपुर में हुआ, उसका वर्णन किया गया है, जिसमें जैत्र सिंह जो हैं वे विजयी रहे थे। तो हमें याद रखना है इस युद्ध में जैत्र सिंह विजयी रहे थे। अगला प्रश्न है, हमीर मर्दन नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला रूपक, दूसरा जयसिंह, तीसरा गुणभाष और चौथा रत्नाकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। हमीर मर्दन जो है वह जयसिंह के द्वारा लिखी गई है। इसमें क्या है, तो इसमें जो है जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुए भूताला के युद्ध का वर्णन हमें मिलता है, जिसमें जैत्र सिंह विजयी रहे थे। अगला प्रश्न है, वीर विनोद मुख्यतः किस राज्य का इतिहास है? ऑप्शन है आपके पास, पहला उदयपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा कोटा और चौथा जोधपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। वीर विनोद जो है उसमें मुख्यतः आपको उदयपुर का इतिहास देखने को मिलता है। इसे कविराज श्यामल दास जो थे उन्होंने इसकी रचना की थी वीर विनोद की, जिसमें उदयपुर राज्य का हमें इतिहास मिलता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें कविराज श्यामल दास की, तो देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और राजस्थान की हिस्ट्री में एक काफ़ी प्रोमिनेंट फिगर कविराज श्यामल दास रहे हैं, जिनकी हमने क्रांति वाला जो चैप्टर किया था उसमें भी हमने चर्चा की थी। तो देखिए यहाँ पर कविराज श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद ग्रंथ में उदयपुर राज्य का इतिहास है। किसका? तो उदयपुर राज्य का इसमें इतिहास है। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ वीर विनोद 5 बड़ी जिल्दों में उपलब्ध है। प्रथम जिल्द जो है वह यूरोप, एशिया, अमेरिका, एशिया के कुछ देशों तथा भारत का भौगोलिक वर्णन करता है। इसके पश्चात प्रारंभिक काल से लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल तक का भारत का संक्षिप्त इतिहास इसमें है। दूसरे में राणा रतन सिंह से लेकर के अमर सिंह प्रथम तक मेवाड़ का इतिहास वर्णित है। तृतीय में महाराणा कर्ण सिंह से लेकर अमर सिंह द्वितीय तक के शासनकाल का वर्णन दिया गया है। और चतुर्थ में अमर सिंह द्वितीय से जगत सिंह द्वितीय तक के काल का मेवाड़ का इतिहास वर्णित किया गया है। और अंतिम और 5वीं में मुख्य विषय जो है जवान सिंह से सज्जन सिंह के शासनकाल तक का मेवाड़ का इतिहास दिया गया है। तो देखिए हमें याद रखना है वीर विनोद के 5 पार्ट हैं और किस पार्ट में किस किस तक का जो है वर्णन दिया गया है। तो देखिए पहले में आपको यूरोप, एशिया, अमेरिका, एशिया के कुछ देशों और भारत का भौगोलिक वर्णन मिलेगा। दूसरा जो है उसमें आपको
राणा रतन सिंह से लेकर के और अमर सिंह प्रथम तक के मेवाड़ का इतिहास मिलता है। तीसरे में आपको महाराणा कर्ण सिंह से लेकर के अमर सिंह द्वितीय तक, और चतुर्थ में आपको अमर सिंह द्वितीय से लेकर के जगत सिंह द्वितीय, और अंत में पांचवा जो है उसमें जवान सिंह से लेकर के सज्जन सिंह तक के शासनकाल का वर्णन हमें इसमें मिलता है। तो यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीर विनोद रचयिता कौन थे? तो कविराज श्यामल दास जो है वे इसके रचयिता थे। यदि आप बात करें तो ये मेवाड़ के जो महाराणा सज्जन सिंह थे उनके शासनकाल में ये यहाँ पर आए थे। फिर बाद में इन्होंने जो महाराणा शंभू सिंह थे उनके कहने पर इतिहास लिखना जो है वह प्रारंभ किया था, जो 20-21 वर्ष के बाद जो है काफ़ी लंबे समय के बाद जो है तैयार हुआ था। और इन्हें ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि भी दी थी। और जो महाराणा सज्जन सिंह थे उन्होंने इन्हें कविराज और महामहोपाध्याय की उपाधि भी दी थी। तो ये भी हमें यहाँ पर इनके बारे में याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला श्यामल दास, दूसरा सूर्यमल मिश्रण, तीसरा दयाल दास और चौथा गोपीनाथ शर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 श्यामल दास जो हैं कविराज श्यामल दास, वे आपके वीर विनोद के प्रणेता रहे हैं। अब यदि हम बात करें कविराज श्यामल दास के बारे में तो देखिए इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा के शाहपुरा में इनका जन्म हुआ। श्यामल दास जो हैं वे मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के आश्रित कवि थे। इन्होंने मेवाड़ के तत्कालीन जो उस समय के महाराणा थे शंभू सिंह, उनके आदेश पर इतिहास लिखना शुरू किया, जैसे कि हमने अभी चर्चा करी थी, जो लगभग इन्होंने 21 वर्ष के निरंतर परिश्रम के बाद तैयार किया था। तो इन्होंने निरंतर 21 वर्ष तक जो है आपके मेवाड़ के महाराणाओं का इतिहास लिखा था। इस ग्रंथ पर कविराज श्यामल दास को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर हिंद की उपाधि दी थी और तथा मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह द्वारा इन्हें कविराज एवं महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया गया था। तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर आपके कविराज श्यामल दास के बारे में, जो कि आपको याद रखने हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ? भीलवाड़ा के शाहपुरा में हुआ। और ये मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के आश्रित कवि थे और तत्कालीन महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने जो है मेवाड़ का इतिहास लिखना प्रारंभ किया, जो कि 21 वर्ष के बाद तैयार हुआ। और इसके लिए इन्हें ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि दी। महाराणा सज्जन सिंह ने इन्हें कविराज और महामहोपाध्याय की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है आपके पास, नीचे दिए गए विकल्पों में से लेखक और उनके लेखन के साथ सही मिलन की पहचान कीजिए। ऑप्शन है आपके पास, पहला वंश भास्कर केसरी सिंह बारठ, दूसरा चेतावनीराम चुंगटा मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरा वीर विनोद श्यामल दास और चौथा पद्मावत सूर्यमल मिश्रण। तो देखिए यहाँ पर आपका सही सुमेलित किया गया है ऑप्शन नंबर 3 वीर विनोद, जो कि कविराज श्यामल दास के द्वारा लिखा गया था। यदि बात करें पद्मावत की तो वह मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई और चेतावनीराम चुंगटा आपके लिखा गया किसके द्वारा? केसरी सिंह बारठ के द्वारा। और सूर्यमल मिश्रण के द्वारा क्या लिखा गया? तो वंश भास्कर। तो ये भी हमें यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित है? ऑप्शन है आपके पास, पहला कविराज श्यामल दास, दूसरा सूर्यमल मिश्रण, तीसरा हीराचंद ओझा जी या फिर चौथा कर्नल जेम्स टॉड। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 कविराज श्यामल दास जो थे उन्हें केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था ब्रिटिश सरकार ने। किसके लिए? तो उन्होंने जब रचना करी थी आपके मेवाड़ के इतिहास की, 21 वर्ष तक उन्होंने उस इतिहास को लिखा, इसके लिए जो है ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास, पहला वीर विनोद, दूसरा वंश भास्कर, तीसरा पृथ्वीराज रासो और चौथा अल्हाखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 वीर विनोद जो है इनके द्वारा रचित एक प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला विजयदान देथा, दूसरा विजय सिंह पथिक, तीसरा माणिक्य लाल वर्मा और चौथा शिवचंद भरतिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 विजयदान देथा जो है उनकी प्रमुख रचना है बातारी फुलवारी। और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं विजयदान देथा, जो कि जोधपुर से संबंधित हैं। और इनका उपनाम क्या था? तो इन्हें आप बिज्जी नाम से भी जानते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वे ये
बिज्जी के नाम से लिखा करते थे, विजयदान देता और बिज्जी। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है। जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। फिर यदि हम बात करें तो इन्होंने बातारी फुलवारी जो है एक इनकी प्रमुख कृति रही है, जिसके लिए इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। इसके अलावा इन्होंने कुछ और रचनाएं भी करी हैं, जैसे कि परंपरा, लोकगीत, और इसके अलावा जेठवेरा सोहठा की भी इन्होंने यहाँ पर रचना करी। इसके अलावा इन्हें 2007 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो ये भी हमें इनके बारे में याद रखना है। इनका एक उपन्यास भी था, मारो बदलो, वो भी इनका एक प्रमुख उपन्यास है, काफ़ी फेमस रहा है। और ये जो है, एक हमें याद रखना है कि कोमल कोठारी के साथ इन्होंने रूपायण संस्थान की भी स्थापना करी थी, और इन्हें 2012 में प्रथम राजस्थान रत्न अवार्ड से भी सम्मानित इन्हें किया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम आगे विस्तार में चर्चा कर लेते हैं विजयदान देथा के बारे में। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में हमें ज़रूर याद रखना है। इनका जन्म बोरुंदा जोधपुर में हुआ। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? बोरुंदा जोधपुर में 1926 में। देथा बिज्जी नाम से लोकप्रिय थे, राजस्थानी भाषा के साहित्यकार हैं। उनकी राजस्थानी में 14 खंडों में प्रकाशित बातारी फुलवारी, तो हमें याद रखना है बातारी फुलवारी के कितने खंड हैं? कुल 14 खंड हैं, के 10वें खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इन्होंने राजस्थानी शोध पत्रिका परंपरा, लोकगीत, गोरा हटजा, राजस्थान के प्रचलित प्रेमाख्यान का विवेचन, जेठनेरा सोहठा और कोमल कोठारी के साथ संयुक्त रूप से वाणी और लोक संस्कृति का संपादन भी किया है। और इन्हीं कोमल कोठारी के साथ इन्होंने रूपायण संस्थान भी बनाया था। फिर यदि हम आगे बात करें तो देखिए 2002 में इन्हें बिहारी पुरस्कार दिया गया, 2011 में राव सिंहा अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया, एवं 2007 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। मारो बदलो, टीलो राव देथा के 2 प्रमुख लोक उपन्यास हैं। कौन कौन से? मारो बदलो और टीलो राव, जिनमें लोक कथाओं को आधार बनाकर समाज व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य किया गया है। टीलो राव प्रतीक है उन व्यक्तियों का जो अयोग्य होते हुए भी अपनी तिकड़म और छल प्रपंच से जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। एवं मारो बदलो जो है वह उपन्यास सामंती व्यवस्था की विकृतियों पर कड़ा प्रहार करता है। इसके अलावा यदि हम आगे बात करें तो देखिए प्रिय मृणाल, रूख, उलझन, चौधराइन की चतुराई, अनोखा पेड़, सपन प्रिया, बापू के 3 हत्यारे, केंचुली और द डिलेमा, अलेखू हिटलर इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो देखिए इनकी रचनाएं भी हमें याद रखनी हैं। कौन कौन सी? प्रिय मृणाल है, रूख है, उलझन, चौधराइन की चतुराई, अनोखा पेड़, सपन प्रिया, बापू के 3 हत्यारे, इसके अलावा केंचुली, द डिलेमा, अलेखू हिटलर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी कृतियों पर दुविधा, परिणीति, चरणदास चोर, पहेली आदि फिल्म भी बन चुकी हैं। इन्हें 2012 में प्रथम राजस्थान रत्न अवार्ड से नवाजा गया। और बिज्जी जो हैं इन्होंने कोमल कोठारी के साथ रूपायण संस्थान की भी स्थापना करी थी। तो ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं विजयदान देथा के बारे में, जो कि हमें ज़रूर याद रखने हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो बोरुंडा कहाँ पर? जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। और बातारी फुलवारी जो है उनके 14 खंड हैं, जिसके 10वें खंड के लिए इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो 2002 में इन्हें बिहारी पुरस्कार, 2011 में राव सिंहा अवार्ड, 2007 में पद्मश्री इन्हें दिया गया। इसके अलावा 2012 में इन्हें प्रथम राजस्थान रत्न से भी नवाजा गया है। इनके 2 प्रमुख लोक उपन्यास हैं, मारो बदलो और टीलो राव में इन्होंने क्या चर्चा की है कि कैसे छल कपटी लोग आगे बढ़ जाते हैं। और मारो बदलो में इन्होंने सामंती प्रथा जो होती है उस पर एक कड़ा प्रहार व्यंग्य के रूप में किया है। यदि बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं की तो प्रिय मृणाल, रूख, उलझन, चौधराइन की चतुराई, अनोखा पेड़, सपन प्रिया, बापू के 3 हत्यारे, केंचुली, द डिलेमा, अलेखू हिटलर इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इनकी जो कृतियाँ हैं उन पर कुछ फिल्में भी बनी हैं, जैसे दुविधा, परिणीति, पहेली आदि कुछ फिल्में भी बन चुकी हैं। इसके अलावा इन्होंने कोमल कोठारी के साथ रूपायण संस्थान की भी स्थापना की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इनके बारे में, विजयदान देथा के बारे में, जो कि हमें याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है?
ऑप्शन है इसके 10 खंडों में, 8 खंडों में, 14 खंडों में या फिर 16 खंडों में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 14 खंडों में यह विभक्त है, जिसके 10वें खंड के लिए इन्हें क्या दिया गया था, तो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। अगला प्रश्न है, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? ऑप्शन है आपके पास, पहला कन्हैयालाल सेठिया, दूसरा दुरसा आढ़ा, तीसरा बाबजी चतुर सिंह और चौथा विजयदान देथा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, विजयदान देथा। अगला प्रश्न है, विजयदान देथा के बारे में सही कथन का चयन कर सही कूट चुने। पहला कथन दिया गया है, विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। दूसरा है, विजयदान देथा रूपायण संस्थान के सह संस्थापक थे। ऑप्शन है आपके पास, पहला केवल एक सत्य है, दूसरा केवल 2 सत्य है, तीसरा ना तो एक ना ही 2 सत्य है और चौथा ऑप्शन है दोनों सत्य हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य हैं। यदि हम बात करें तो विजयदान देथा जो हैं एक राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं जिनकी कहानी पर चरणदास चोर नामक एक फिल्म भी बन चुकी है और ये रूपायण संस्थान के सह संस्थापक थे, जिसे इन्हें किनके साथ, कोमल कोठारी के साथ ये सह संस्थापक रहे हैं। किसके? रूपायण संस्थान के। तो हमें कोमल कोठारी का भी नाम यहाँ पर याद रखना है, जिनकी हमने चर्चा पहले भी की है। अगला प्रश्न है, हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से किसके द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण था? ऑप्शन है इसके, पहला कन्हैयालाल सेठिया, दूसरा शिवचरण भारतीय, तीसरा मुरलीधर व्यास और चौथा विजयदान देथा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, विजयदान देथा। अगला प्रश्न है, मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? ऑप्शन है आपके पास, पहला विजयदान देथा की पर, दूसरा नथमल जोशी की पर, तीसरा कन्हैयालाल सेठिया की पर और चौथा यादवेंद्र शर्मा की पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, विजयदान देथा की कृति पर यह आधारित है। हमने बात की थी चरणदास चोर, दुविधा, परिणति, पहेली, ये फिल्म हैं जो हैं आपके विजयदान देथा की जो कृतियाँ थीं उन पर बन चुकी हैं। अगला प्रश्न है, विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? ऑप्शन है आपके पास, पहला मूमल फुलवारी, दूसरा अलेखू हिटलर, तीसरा दुविधा पहेली और चौथा उलझन सुलझन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, दुविधा पहेली। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित लेखकों में से किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहेली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया था? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला कन्हैयालाल सेठिया, दूसरा विजयदान देथा, तीसरा लक्ष्मी कुमारी चुंडावत और चौथा मनोहर प्रभाकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, विजयदान देथा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेखू हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला यादवेंद्र शर्मा चंद्र, दूसरा रांगे राघव, तीसरा विजयदान देथा और चौथा तारा प्रकाश जोशी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, विजयदान देथा जो हैं उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जिन पर हमने चर्चा करी थी। कौन कौन सी? अलेखू हिटलर, केंचुली, द डिलेमा, बापू के 3 हत्यारे, चौधराइन की चतराई, रूख, उलझन, ये उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 2007 का पद्मश्री अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? ऑप्शन है आपके पास, पहला डॉक्टर सहस्कराचार्य त्रिपाठी, दूसरा मोहन राकेश, तीसरा विजयदान देथा और चौथा शनिकाफ निजाम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, विजयदान देथा को जो है 2007 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया। 2012 में वे प्रथम राजस्थान रत्न से उन्हें नवाजा गया। इसके अलावा 2002 में बिहारी पुरस्कार और 2011 में उन्हें राव सिंह अवार्ड भी दिया गया था, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कविराज श्यामल दास एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि जिनविजय का जिस जिले में जन्म हुआ वह जिला है? ऑप्शन है आपके पास, पहला बांसवाड़ा, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा जालोर और चौथा सिरोही। तो देखिए श्यामल दास जी का हमने बात करी थी, भीलवाड़ा के शाहपुरा में जन्म हुआ था, वहीं जन्म हुआ था आपके मुनि जिनविजय का। ऑप्शन नंबर 2, भीलवाड़ा इसका सही उत्तर है। यदि आप बात करें मुनि जिनविजय की तो देखिए ये जो है मेवाड़ राज्य से संबंधित थे और इन्होंने जो है राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करी थी। भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। अब यहाँ पर यदि हम इनकी चर्चा करें तो देखिए मुनि जिनविजय ये पुरा सामग्री शोध को समर्पित
मेवाड़ राज्य के ज्ञान योगी थे। किस राज्य से संबंधित थे? मेवाड़ राज्य से, जिनके मार्गदर्शन में 1950 में राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। फिर इनका जन्म जो है 1889 में तत्कालीन मेवाड़ रियासत में भीलवाड़ा परगने के गांव रूपाहेली में हुआ। इनके जन्म का नाम यदि हम बात करें तो किशन सिंह था। वह दीक्षा पूर्व का लौकिक नाम या उपनाम क्या था? रणमल था। तो इनके अन्य नाम भी हमें यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, हम्मीर महाकाव्य के लेखक हैं। ऑप्शन है आपके पास, पहला नयनचंद्र सूरी, दूसरा मेरु तुंग, तीसरा कर्णिदान और चौथा चंद्रशेखर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। हम्मीर महाकाव्य के लेखक हैं नयनचंद्र सूरी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अब यदि हम बात करें हम्मीर महाकाव्य क्या है, तो हमने पहले भी चर्चा करी थी कि रणथंभौर के जो चौहान शासक थे, जिसमें हम्मीर जो थे उनके ऊपर यह लिखा गया है। और इसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो रणथंभौर अभियान था उसके बारे में जानकारी मिलती है। 1301 तक वह अभियान चला था। हम्मीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच जो युद्ध हुए थे उनकी इसमें जानकारी दी गई है। यदि यहाँ पर हम बात करें तो देखिए, नयनचंद्र सूरी द्वारा लिखित इस ग्रंथ से रणथंभौर के चौहान वंशों के इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान जो कि 1299 से 1301 तक चला, उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसकी हम पहली क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? ऑप्शन है आपके पास, पहला हम्मीर महाकाव्य, दूसरा राजरत्नाकर, तीसरा पृथ्वीराज विजय और चौथा आसिर उल उमरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 हम्मीर महाकाव्य, जो कि किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया नयनचंद्र सूरी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, रसिक रत्नावली के रचयिता थे। ऑप्शन है आपके पास, पहला नागरीदास, दूसरा माधोदास ददवाड़िया, तीसरा नरहरिदास और चौथा कवि हरिशेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 नरहरिदास। जो हैं नरहरिदास वे रसिक रत्नावली के रचयिता थे। यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए, राजस्थानी भाषा के ग्रंथ रसिक रत्नावली के रचयिता नरहरिदास हैं। अगला प्रश्न है, सुंदर विलास के रचयिता थे। ऑप्शन है आपके पास, पहला दादू दयाल, दूसरा मीराबाई, तीसरा सुंदरदास और चौथा रैदास। तो देखिए, जब हमने संत एवं संप्रदाय की बात की थी तो वहाँ पर हमने चर्चा करी थी कि सुंदर विलास जो है सुंदरदास जी के द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर 3 सुंदरदास इसका सही उत्तर होगा। यदि हम बात करें सुंदरदास जी की तो देखिए, सुंदरदास जी जो हैं उनका जन्म 1597 में कहाँ हुआ? दौसा में उनका जन्म हुआ था। सुंदरदास ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं? सर्वयोग है, बावनी है, 12 अष्टक है, ज्ञान समृद्ध है और सुंदर विलास एवं सवैया। ये जो हैं उनके प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनकी हमने संत एवं संप्रदाय वाला जो चैप्टर था वहाँ पर भी हमने इनकी चर्चा की थी। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दूहा के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, पहला कवि कल्लोल, दूसरा मोहनोत, तीसरा बांकीदास और चौथा शारंगधर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 कवि कल्लोल जो हैं वे रचयिता हैं ढोला मारूरा दूहा की। और यदि हम बात करें तो ये श्रृंगार रस में लिखी गई एक कविता है, जिसमें जो नरवर के जो राजकुमार थे ढोला और जो पुंगल की राजकुमारी थी मारू, उनकी प्रेम कथा का इसमें वर्णन किया गया है। यहाँ पर देखिए, हम चर्चा करते हैं ढोला मारूरा दूहा की, तो ये कल्लोल द्वारा रचित है, जो कि श्रृंगार रस की कविता है, जिसमें संयोग और वियोग की अनेक अवस्थाओं का सरस और मार्मिक चित्रण किया गया है। इस ग्रंथ में नरवर के राजकुमार ढोला और पुंगल की राजकुमारी मारवाड़ी या मारू की प्रेम कथा का मार्मिक एवं जीवंत चित्रण है। ढोला मारू की प्रेम कथा जो कि राजस्थान में काफ़ी प्रसिद्ध है, उसका इसमें वर्णन किया गया है। किसके द्वारा? कवि कल्लोल द्वारा। अगला प्रश्न है, ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र थी। ऑप्शन है आपके पास, पहला 3 वर्ष, दूसरा 11 वर्ष, तीसरा 14 वर्ष और चौथा 16 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 3 वर्ष। अब देखिए, यहाँ पर हम ढोला मारू के बारे में जानते हैं कि ये कहानी क्या है। तो देखिए, पुंगल राष्ट्र में अकाल के कारण वहाँ का शासक नरवर चला गया।
नरवर के नरेश नल ने पुंगल नरेश का अत्यधिक सत्कार किया। नल के पुत्र का नाम क्या था? ढोला था। और पुंगल नरेश की रानी ढोला को देखकर उससे अपनी पुत्री मारू का विवाह ढोला के साथ कर दिया। इस समय ढोला की जो आयु है वह कितनी थी? 3 वर्ष, तथा मारू की उम्र उस समय 1.5 वर्ष की थी। जब ढोला बड़ा हुआ तो उसका विवाह मालवा की राजकुमारी मालवण के साथ हो गया। मालवण को ढोला मारू के विवाह की जानकारी नहीं थी। जब मारू के युवावस्था में अपने पति ढोला को देखा तो वह उससे मिलने के लिए आतुर हो उठी और मालवण ने इनके मिलन में अनेक बाधाएं उपस्थित कर दी और अंत में मारू और मालवण दोनों एक साथ रहने लगी। दाढ़ी जाति के व्यक्ति इस लोक काव्य को सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं, जिसे हम ढोला मारू की कथा कहते हैं। तो देखिए, यह पूरी कहानी है ढोला मारू की। अगला प्रश्न देखते हैं, वीरमायण का रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आपके पास, पहला बादर डाड़ी, दूसरा दुरसा आड़ा, तीसरा किसना आड़ा और चौथा हेमरत्न। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बादर डाड़ी जो है वो वीरमायण का रचनाकार है। यदि हम बात करें वीररामायण तो देखिए, इसकी हम यहाँ पर बात करते हैं वीरमायण की, तो बादर डाड़ी के द्वारा यह रचित है। इस काव्य में खेड़ के रावट मल्लीनाथ और उसके भतीजे गोगादे द्वारा किए गए युद्धों का हमें यहाँ पर विवरण मिलता है। बादर डाड़ी की यह रचना काफ़ी लंबे समय तक श्रुतिनिष्ठ काव्य के रूप में रही और महाराजा मानसिंह के काल में उनके आश्रित कवि बुद्धजी आसिया ने इस काव्य का प्रथम बार संकलन कर महाराजा के पूर्वज वीरमदेव के नाम पर इसका नाम वीरमायण रखा। इससे पहले यह बादर डाड़ी की निशानियाँ के नाम से जानी जाती थी। तो देखिए, ये वीरमायण के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं कि इसकी रचना किसने की? बादर डाड़ी ने इसकी रचना की थी, जिसमें रावल मल्लीनाथ और उनके भतीजे गोगादे द्वारा किए गए युद्धों का हमें वर्णन मिलता है। ये पहले सुनाई जाती थी केवल, लेकिन बाद में महाराजा मानसिंह जो थे उनके काल में बुद्धजी एक कवि थे, बुद्धजी आसिया, उन्होंने इसका संकलन किया और उनके पूर्वज वीरमदेव के नाम पर इसे वीररामायण नाम दिया, वरना पहले इसे बादर डाड़ी की निशानियाँ के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, कृतार बावनी के लेखक हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला गिरधर, दूसरा नल्ल सिंह, तीसरा दुरसा आड़ा और चौथा कर्णीदान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, दुरसा आड़ा जो है वे कृतार बावनी के लेखक हैं। यदि हम बात करें दुरसा आड़ा की तो ये मारवाड़ से संबंधित रहे थे और अकबर के दरबारी कवि थे। और यदि आप बात करें तो ये डिंगल में सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने विरुद्ध चहत्तरी जो कि महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा है वह लिखी है, कृतार बावनी लिखी है, दूहा सोलंकी वीरम देवजीरा लिखी है और मानसिंह जीरा झूलना भी इनके द्वारा ही रचित है। अब देखिए, यहाँ पर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले चर्चा करते हैं दुरसा आड़ा के ऊपर। तो देखिए, इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म मारवाड़ के धूनला गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान के पाली में आता है। ये अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर ने इन्हें लाख पसाव दिया था। दुरसा आड़ा डिंगल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने विरुद्ध चहत्तरी जो कि महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा है, इसके अलावा चालकनेस माता जीरो, छंद कृतार बावनी, दूहा सोलंकी वीरम देवजीरा और अजाजीरी भूचर मोरीरी गजगात एवं मानसिंह जीरा झूलना आदि प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। आबू में माउंट आबू के अचलगढ़ के अचलेश्वर मंदिर में नंदी के पास इनकी पीतल की मूर्ति बनी हुई है। तो हमें याद रखना है दुरसा आड़ा की मूर्ति कहाँ है। हमने जब मंदिर वाला चैप्टर किया था उसमें भी इस पर चर्चा की थी। तो इनकी मूर्ति जो अचलगढ़ के अचलेश्वर मंदिर में नंदी के पास इनकी पीतल की मूर्ति बनी हुई है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हमें याद रखनी है। इसके अलावा ये अकबर के दरबारी कवि थे, यह भी हमें यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, पहला देश दर्पण शंकरदान सामोर, दूसरा सूरज प्रकाश कर्णीदान, तीसरा कृतार बावनी कवि ईसरदास और चौथा रघुनाथ रूपक मंचाराम सेवक। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर होगा। कृतार बावनी जो है वह कवि ईसरदास के द्वारा नहीं लिखी गई, यह लिखी गई है आपके
दुर्सा आढ़ा के द्वारा। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? ऑप्शन है आपके पास, पहला तुलसीराम, दूसरा सुआ महाराज, तीसरा फागू महाराज और चौथा तेज कवि जैसलमेरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, तेज कवि जैसलमेरी। और यदि आपने हमारी पहले की जो क्लासें हैं वो ली हैं, जिनमें हमने लोक कलाओं, लोक गीत, संगीत उनकी बात की है, तो हम जानते हैं रम्मत जो है वह जैसलमेर में गाई जाती है। और ये आपके जो है जैसलमेर के तेज कवि जो हैं उन्होंने रम्मत अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया था। यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए, जैसलमेर के तेज कवि ने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से प्रारंभ किया। सन 1943 में उन्होंने स्वतंत्र बावनी की रचना की, जो कि उन्होंने महात्मा गांधी को भेंट की थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमें इसके बारे में याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की? ऑप्शन है आपके पास, पहला अजीत सिंह ने, दूसरा अभय सिंह ने, तीसरा जोरावर सिंह ने और चौथा गज सिंह ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जोरावर सिंह। महाराजा जोरावर सिंह जो थे बीकानेर के, उन्होंने जो है वैदिक सार और पूजा पद्धति ग्रंथों की रचना की थी। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए, महाराजा जोरावर सिंह जो कि 24 फरवरी 1776 को बीकानेर के सिंहासन पर बैठे थे, उनके बनाए 2 संस्कृत ग्रंथ हैं। तो ये किस भाषा के हैं? संस्कृत के हैं। कौन कौन से? वैदिक सार और पूजा पद्धति। ये जो हैं महाराजा जोरावर सिंह बीकानेर के द्वारा रचित ग्रंथ हैं संस्कृत भाषा के। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। पहला दिया गया है हरिभद्र सूरी, धूर्ताख्यान, दूसरा उद्योतन सूरी, कुवलय माला, तीसरा जिनेश्वर सूरी, माधवानल, कामकंदला और चौथा पदम नाम कान्हड़देव प्रबंध। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर 3, जिनेश्वर सूरी, माधवानल, कामकंदला, ये जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। ये जो है किसने लिखी थी? तो ये जिनेश्वर सूरी ने ना लिख करके ये जो है गणपति के द्वारा लिखी गई है। तो देखिए यहाँ पर भी यदि आप देखेंगे तो इसे 1527 में गणपति द्वारा राजस्थानी में लिखी गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राव कल्पद्रुम के रचयिता हैं। ऑप्शन है आपके पास, पहला कृष्णानंद व्यास, दूसरा राधा कृष्ण, तीसरा हम्मीर और चौथा कुंभा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कृष्णानंद व्यास जो हैं वे राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं। यदि हम बात करें तो देखिए, राग कल्पद्रुम की रचना मेवाड़ निवासी कृष्णानंद व्यास द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ का संबंध संगीत से है और कृष्णानंद व्यास की रचनाएं राग कल्पद्रुम तथा राग रत्नाकर में संग्रहित हैं। ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, राग चंद्रिका के रचयिता हैं। ऑप्शन है आपके पास, पहला द्वारका भट्ट, दूसरा जय सिंह, तीसरा देवर्षि भट्ट और चौथा माधव सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, द्वारका भट्ट जो हैं वे राग चंद्रिका के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? इनकी हम चर्चा आपके जो चित्रकला वाला अध्याय था, चैप्टर था, वहाँ पर हमने पेंटिंग्स में इनकी चर्चा की थी। ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पहला पुंडरीक विट्ठल, दूसरा उद्योतन सूरी, तीसरा महाकवि वृंद और चौथा शारंगधर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पुंडरीक विट्ठल के द्वारा राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की, संगीत ग्रंथों की रचना की, जिन पर आगे जाके काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनी हैं। तो यदि हम बात करें तो पुंडरीक विट्ठल जो हैं वे जो जोधपुर के मारवाड़ के राजा थे मानसिंह, उनके समय पर थे। और बाद में जो है इन्होंने, यदि हम जयपुर के जो मानसिंह थे उनके समय पर ये यहाँ पर थे। फिर जयसिंह के आश्रय में आकर इन्होंने काफ़ी काम किए हैं। इसके अलावा इन्होंने ब्रजकला निधि, राग चंद्रसेन ऐसी भी संगीत ग्रंथों की रचना की। तो देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो महाराजा मानसिंह के छोटे भाई माधव सिंह के आश्रय में रहे पुंडरीक विट्ठल ने रागमाला, रागमंजरी व रसमंजरी नामक संगीत ग्रंथों की रचना की। मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रय में हस्ताकर रत्नावली नामक संगीत ग्रंथ की इन्होंने रचना करी। इसके अलावा कवि पुंडरीक विट्ठल ने नर्तन निर्णय, ब्रजकला निधि,
राग चंद्रसेन आदि संगीत ग्रंथों की भी रचना की है। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, राग मंजरी के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है आपके पास, पहला पंडित भावभट्ट, दूसरा महाराजा हम्मीर, तीसरा कुंभा और चौथा पुंडरीक विट्ठल। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4 पुंडरीक विट्ठल। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन ग्रंथ मान कौतूहल की विषय वस्तु है। ऑप्शन है आपके पास, पहला आमेर के राजा मानसिंह का बंगाल अभियान, दूसरा हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन, तीसरा नागौर की रानी मानकंवर के मनोविनोद और चौथा साहित्यिक पहेलियाँ। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 मान कौतूहल जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन जो है उसके रागों का एक संकलन है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए ध्रुपद गायन शैली से संबंधित मान कौतूहल ग्रंथ की रचना मान सिंह ने की थी, जो कि संगीत शास्त्र का मर्मज्ञ चिंतक लेखक था। तो इसकी रचना किसने करी? इसकी रचना मान सिंह ने करी थी और यह ध्रुपद गायन लेखन शैली से संबंधित है। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आनंद विलास के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है आपके पास महाराजा जय सिंह, दूसरा ऑप्शन है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, तीसरा ऑप्शन है सवाई जगत सिंह और चौथा ऑप्शन है राव मालदेव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने रचना करी थी आनंद विलास की, जो कि जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह प्रथम। उन्होंने काफ़ी ग्रंथों की रचना करी, जैसे आनंद विलास हुआ, चंद्र प्रबोध हुआ, इसके अलावा सिद्धांत बोध हुआ। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? भाषा भूषण है, आनंद विलास है, अनुभव प्रकाश है, सिद्धांत बोध है, चंद्र प्रबोध है, सिद्धांत सार है और नायका भेद जो है इनके द्वारा प्रमुख रचनाएं जो ग्रंथ रचित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना ईसरदास की नहीं है? ऑप्शन है आपके पास, पहला हरिरस, दूसरा राग कैलाश, तीसरा सभा प्रभ और चौथा चंद्र प्रबोध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 चंद्र प्रबोध जो है वह ईसरदास द्वारा रचित नहीं है। अगला प्रश्न है, रचनाकार एवं रचना में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार, हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है, पहला मतिराम ललित ललाम, दूसरा नरहरिदास अवतार चरित्र, तीसरा दयाबाई दयाबोध और चौथा सोमनाथ सुजान चरित्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 सोमनाथ सुजान चरित्र जो है यह सही सुमेलित नहीं है। सुजान चरित्र की रचना किसने करी थी? तो इसकी रचना करी थी चंद्रशेखर के द्वारा इसकी रचना की गई थी। यह हमें यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, पहला हाला झालारी कुंडलियाँ ईसरदास बारहट, दूसरा गुण भाषा हेमकवि, तीसरा महादेव पार्वतीरी बेली शिवदास गाडट और चौथा राव जय सिरोचंद बीठू सूजा। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 महादेव पार्वतीरी बेली जो है शिवदास गाडट द्वारा नहीं लिखी गई है, यह सायाजी झूला द्वारा लिखित पुस्तक है। यहाँ भी आप इसे देख सकते हैं, सायाजी झूला द्वारा लिखित यह एक पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं, करणी शतक, चुंडा शतक और हाड़ी शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी हैं? ऑप्शन है आपके पास, पहला नाथू सिंह महियारिया, दूसरा सवाई सिंह धमोल, तीसरा चंदीदान संधू और चौथा मुरारीदान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 नाथू सिंह महियारिया के द्वारा जो है लिखी गई है करणी शतक और चुंडा शतक और हाड़ी शतक। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ? उदयपुर। उदयपुर में जन्मे कवि नाथू सिंह महियारिया मेवाड़ राजघराने के राजकवि थे। उनकी कृतियों में कौन कौन शामिल हैं? वीर सत्सई, काश्मीर शतक, चुंडा शतक, पत्ता शतक, वीर शतक, गांधी शतक, हाड़ी शतक, झालामान शतक, करणी शतक और स्फुट रचनाएं आदि प्रसिद्ध हैं। तो हमें याद रखना है जो शतक वाली रचनाएं हैं वे नाथू सिंह महियारिया द्वारा की गई हैं, जो कि आपके उदयपुर मेवाड़ से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, रचना लेखक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, पहला बोल भरमली यादवेंद्र शर्मा, दूसरा पागी चंद्र प्रकाश देवल, तीसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कोड़न दे मेघराज मुकुल और चौथा पग फेरो मणि मुदकर। तो देखिए यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर
1। बोल भारमाली जो है वो यादवेंद्र शर्मा के द्वारा नहीं लिखी गई है, यह आपकी सत्य प्रकाश जोशी जो हैं उनके द्वारा लिखी गई रचना है। तो यह आपकी सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा लिखी हुई एक रचना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बोल भारमाली रचनाकार हैं। ऑप्शन है आपके पास, पहला मेघराज मुकुल, दूसरा नेम नारायण जोशी, तीसरा महावीर प्रसाद जोशी और चौथा सत्य प्रकाश जोशी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सत्य प्रकाश जोशी। अगला प्रश्न है, युग्म सुमेलित है। ऑप्शन है आपके पास, पहला विरुद्ध क्षेत्री कृपाराम खिड़िया, दूसरा राजियारा सोरठा उदयराज उज्ज्वल, तीसरा बोल भारमाली सत्यप्रकाश जोशी और चौथा केसर विलास यादवेंद्र शर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बोल भारमाली जो है वह सत्यप्रकाश जोशी की रचना है। यह आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, बादली के रचनाकार हैं। ऑप्शन है आपके पास, पहला चंद्र सिंह, दूसरा चंद चतुर्वेदी, तीसरा रांगे राघव और चौथा मेघराज मुकुल। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, चंद्र सिंह के द्वारा बादली जो है रचित है। यदि हम बात करें चंद्र सिंह की, तो ये कहाँ से, हनुमानगढ़ से संबंधित रहे हैं। ये बादली जो है इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा एक इन्होंने लू, डपर, सांझ आदि भी कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए चंद्र सिंह बिरकाली, इनका जन्म हनुमानगढ़ की नोहर तहसील में हुआ था। कहाँ, हनुमानगढ़ के नोहर तहसील के गांव बिरकाली में हुआ। इनकी महत्वपूर्ण रचना बादली आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति है। चंद्र सिंह की दूसरी कृति कौन सी है, लू, जो कि हमने अभी आपको बताई, उसमें प्रकृति का विशुद्ध चित्रण है। इसके अलावा डपर, सांझ, सीप, वालसाद, दिलीप, चिद्रांगदा, कलेजेरी कोर, कह मुरकणी और जफरनामो इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है चंद्र सिंह के बारे में कि ये हनुमानगढ़ से संबंधित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं बादली और लू हैं। इसके अलावा भी कुछ रचनाएं हैं जिनके हमने यहाँ पर नाम देखे। अगला प्रश्न देखते हैं, लू काव्य का रचनाकार है। ऑप्शन है आपके पास, पहला सुमेर सिंह शेखावत, दूसरा नंद भारद्वाज, तीसरा नानूराम संस्कृता और चौथा चंद्र सिंह बिरकाली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, चंद्र सिंह बिरकाली, जो कि नोहर तहसील हनुमानगढ़ से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, गलत युग्म को चुनिए। एक तरफ साहित्यिक रचना है, दूसरी तरफ साहित्यकार हैं, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा गलत है। पहला बादली चंद्र प्रकाश देवल, दूसरा राधा सत्य प्रकाश जोशी, तीसरा मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत और चौथा बाथा में भूगोल हरीश भादानी। तो देखिए यहाँ पर आपका गलत सुमेलित किया गया है ऑप्शन नंबर 1, बादली चंद्र प्रकाश देवल के द्वारा नहीं, जबकि यह चंद्र सिंह के द्वारा लिखी गई थी। ये हमें यहाँ पर याद रखना है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं आपके, वो हम इससे अगली क्लास में कवर करेंगे। तो ये हमारे साहित्य के प्रश्न थे। आगे के प्रश्न हम अपनी अगली क्लास में करेंगे।